पीएम आवास पर पीएम से हुई सीएम की मुलाकात। करीब आधा घंटे हुई दोनों की चर्चा। किसान आंदोलन सहित अन्य मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। किसान आंदोलन का 1 साल हुआ पूरा। बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाने पहुंचे किसान। 27 नवंबर को आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। रेवाड़ी के पावल को सीएम ने दी सौगात। 3 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। 14 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पावल में किया था विकास रैली का आयोजन। लिंगानुपात में बढ़ोतरी पर सीएम ने दी देशवासियों को बधाई। कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का है असर। लिंगानुपात पहुंचा 1000 पुरुषों पर 1020 महिला। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में नमाज स्थल पर फिर हुआ बवाल। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल। पंचकुला में युवक ने की बुजुर्ग की पिटाई। सरेराहा बरसाई बुजुर्ग पर लाठी। वीडियो में कैद हुआ मामला। और फतेहाबाद में जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रही हैं छात्राएं। बस पर लटकती छात्राओं का वीडियो हुआ वायरल। बिघड़ गांव का बताया जा रहा है वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। 1 साल के जश्न के साथ ही संघर्ष के नए ऐलान के लिए टीकी बॉर्डर पर किसान महापंचायत बुलाई गई। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की ओर से बुलाई गई इस किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों की भारी भीड़ यहां पर देखी गई। हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग गांवों से हजारों किसान दिल्ली मोर्चे पर पहुंचे और किसान महापंचायत में शामिल भी हुए। बीकेयू उग्राह के सूबा प्रधान जोगेंद्र सिंह उग्राह ने किसान महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। जोगेंद्र उग्राह ने महापंचायत में ऐलान किया है कि जब तक सरकार उनके मांग पत्र का जवाब नहीं देती है तब तक दिल्ली मोर्चे पर यह संघर्ष चलता रहेगा। घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महापंचायत कृषि कानूनों की वापसी के जश्न के लिए है और महापंचायत बाकी मांगों को पूरा कराने के संघर्ष के ऐलान के लिए है। उन्होंने कहा कि घर की याद तो आती है, वो लोग घर जाना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार के जवाब का इंतजार अभी बाकी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जब कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भी खुला पत्र जारी कर सरकार से एमएसपी समेत बाकी मांगों पर भी जवाब मांगा था, जिसके जवाब का इंतजार किसानों को अभी भी है। जिंदाबाद फिर दोबारा आवा मैं जो देश होवे पंजाब मेरा देश होवे सानू वोट है ते भावें लखां ने अजमाए हां। जिंदाबाद फिर दोबारा आवा मैं जो देश होवे पंजाब मेरा देश होवे सानू वोट है ते भावें लखां ने अजमाए हां। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां गुरुद्वारे में जुमे की नमाज पर तकरार जारी है। और इसी कड़ी में अब गुरुग्राम के सदर बाजार में सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार को जुमे की नमाज का भी कुछ शरारती तत्वों ने विरोध किया है।
गुरुद्वारे में चंद लोगों ने पहुंचकर किसी भी हालात में गुरुद्वारे में नमाज नहीं होने देने की चेतावनी दी है। तो वहीं सेक्टर 37 पुलिस थाने के सामने खाली ग्राउंड में हिंदू संगठनों ने हवन पूजन भी किया। तो वहीं खुले में नमाज पढ़ने आए मुस्लिमों को बैरंग वापस लौटना दिया। गुरुद्वारे में नमाज मामले में अकाल तख्त कमेटी की ओर से गुरुद्वारा श्री सिंह सभा को क्लीन चिट देने के बाद विरोध कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि गुरुग्राम के 28 चिन्हित जगहों में से केवल 20 स्थानों पर ही खुले में नमाज पढ़ी गई। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। मोहित, आपको याद होगा कि जब इस बात का ऐलान किया गया था, जब ये बात निकलकर सामने आई थी कि गुरुद्वारे में नमाज अदा कर सकते हैं मुस्लिम भाई, लेकिन अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। और आज जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए गए, कुछ लोग वहां पर पहुंचे जब ये लोग नमाज अदा कर रहे थे, जुमे की नमाज, क्या जानकारी है आपके पास, कौन वो लोग थे और किस तरह से उन्होंने विरोध किया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन जिस तरीके से गुरुग्राम के सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल इलाके के अंदर नमाज जो स्थल बनाया गया था, जहां पर नमाज जो है अदायगी की जा रही थी, ऐसे में गुरुग्राम के स्थानीय लोग, चाहे हम खानसा गांव की बात करें, कादीपुर की बात करें, यहाँ के जो लोग थे वो पहुंचे थे। और उनमें से कई लोगों ने, जिनका नाम अंतरपाल था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये लठों से मानते हैं तो इनको लठों से मनाओ, वरना इनको यहां से भगा दो। और जो नमाज थी इसका लगातार जो विरोध किया गया। और हालांकि जो नमाज स्थल था उस पर एक तरफ नमाज हो रही थी और दूसरी ओर जो है हवन पूजन किया जा रहा था, जो कि 26/11 का हमला हमारे देश पर मुंबई के अंदर जो ताज होटल पर हुआ था, जिसके अंदर कुछ लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में जो पूरा हवन पूजन आज किया गया था। साफ तौर पर जो विरोधी लोग थे, जिन्होंने पूरे मामले का जो विरोध किया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम किसी नमाज का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो अपना हवन पूजन कर रहे हैं। मगर ऐसे में जो कहना है कि कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी की वजह करने में काफी दिक्कतें आ रही है। जी बिल्कुल मोहित, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ सिख समुदाय के लोग भी यहां पर थे? क्योंकि सिख समुदाय की ओर से तो खुले तौर पर स्वागत किया गया है और ये कहा गया है कि आप गुरुद्वारे में आइए, आप नमाज अदा करिए, खुले में अगर नमाज आपको नहीं करने दी जा रही है तो आप वहां पर कर सकते हैं। और भाईचारे की एक बड़ी मिसाल पेश की गई थी, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। तो कौन थे वो लोग? मैं बताना चाहूंगा कि गुरु सभा गुरुग्राम, जो गुरुद्वारा गुरु सभा है, वहां के जो प्रबंधन था, उसने ऐलान किया था कि गुरुद्वारों में नमाज पढ़ाई जाएगी। मगर जो ऐलान था धरा का धरा रह गया है, क्योंकि ऐसे में जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं और जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि गुरुद्वारे के अंदर नमाज को अदा नहीं कराया जाएगा। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग गुरुद्वारे में आकर लंगर लेना चाहते हैं, लंगर ले सकते हैं, और गुरु ग्रंथ के सामने मत्था टेकना चाहे तो टेक सकते हैं। मगर गुरुद्वारे के अंदर गुरबानी या फिर गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो पूजा होती है वही की जा सकती है। उसके अलावा कोई भी दूसरा धर्म यहां अगर अपनी इबादत नहीं करेगा, इससे कहीं ना कहीं जो उनकी भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचेगी, जिसके चलते जो हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जो अकाल तख्त साहिब है, वहां के प्रबंधन ने भी एक लेटर जारी किया, जिसके अंदर कहा गया है गुरुग्राम के गुरुद्वारों को कि वे नमाज पढ़वाएं। मगर ऐसे में सिख समुदाय के ही कुछ लोग हैं जो कि इस पूरे मामले का जो है विरोध कर रहे हैं, वो अकाल तख्त के इस लेटर को भी नहीं मान रहे हैं, जो क्लीन चिट अकाल तख्त ने दी है कि गुरुद्वारे में नमाज पढ़वाई जा सकती है। क्योंकि जो अकाल तख्त है उसके बाहर भी जो है नमाज लगातार पढ़वाई जाती है और जो पढ़वाई जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और क्लीन चिट दी। मगर इस क्लीन चिट को मानने को जो गुरुग्राम के कुछ सिख समुदाय है वो तैयार नहीं है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गुरुग्राम के किसी भी गुरुद्वारे के अंदर नमाज को अता नहीं करने दिया जाएगा। बस यहाँ मत्था टेकना चाहता है मुस्लिम समुदाय के लोग, तो टेक सकते हैं। जी मोहित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 26 नवंबर का आज दिन, और किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में हरियाणा और पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर ही अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को करीब 1 साल बाद वापस लेने का ऐलान कर दिया और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, यानी कि कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत हैं।
और चलिए सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, सोनीपत में क्या हाल रहा आज और किस तरीके से यहां पर किसानों का जमावड़ा रहा? और क्योंकि ये भी जानकारी कल आप दे रहे थे कि भारी संख्या में कल यहां से किसानों ने दिल्ली कूच भी किया था। जी बिल्कुल, अगर आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर एक ऐसा पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को लीड और मजबूती मिलती है और 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे दौर तक यहाँ पर करीब 1 साल तक किसान बैठे रहे और संयम और शांति से बैठे रहे और इतिहास में दौरान इसके प्रधानमंत्री ने वापसी ले लिया, इसको खुशी पूरी से मते रहे। और जो बिंदु है जहाँ पर आंदोलन का जो पॉइंट है, सभी जो जथाबंदी को 40 लोग जो है वो स्टेज से बोलते रहे और किसान सुनते रहे और सभी स्टेट से यहाँ पर किसान पहुंचे थे, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, अन्य स्टेट से यहाँ पर किसान पहुंचे थे और काफी खुशी मनाते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है वो काफी बड़ी बैठक है और बैठक है, इस बैठक में ही जो कल फैसला लिया जाएगा, क्योंकि 29 तारीख की जो कॉल है दिल्ली कूच के लिए है, उस पर भी चर्चा होगी। अभी तक की जो है यही सूचना है कि अभी तक उसको टलाने की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली पहुंचे, जहां पर पीएम आवास पर पहुंचे और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और दोनों के बीच में जब मुलाकात हुई उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में करीब आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। उस वक्त की ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पीएम आवास पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं घर में, और इसके साथ ही किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है, इसके बावजूद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं और अब यह कहा जा रहा है कि वहां पर किसानों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। आज किसानों ने जश्न मनाया है और अपनी सालगिरह मनाई है इस आंदोलन की। कृषि कानूनों की वापसी की खुशी भी उन्होंने जाहिर की है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पहुंचकर मुलाकात की है और उस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे, ये भी आपको हम बताएंगे। जैसे ही कोई ऑफिशियल जानकारी, कोई औपचारिक जानकारी हमारे पास आती है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है वो यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है दोनों के बीच में। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि किसान, खेती और कृषि कानून, इन सबको लेकर भी बातचीत दोनों के बीच में हुई है। हालांकि जैसे ही कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको हम जरूर देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर प्रदूषण की मार लगातार देखने को मिल रही है। प्रदूषण का स्तर यहां पर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। अब निर्माण कार्यों पर रोक लगने से मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियों को ही अनुमति दी गई है। फरीदाबाद में प्रदूषण कंट्रोल विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण जो निर्माण सामग्री खुले में रखी होती है उससे फैल रहा है और इस पर नगर निगम टीम ने अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जैसे सीपी साहब ने आदेश दिए थे तो करीब करीब ये 10 दिनों से हम इस अभियान को चला रहे हैं। तो इसके अंदर हमने लगभग 10 साल पुराने डीजल के व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल के व्हीकल, ये हमने करीब करीब 336 जो इंपाउंड किए हैं। तो ये टोटल एनसीआर में जैसे भी अपना धुआं ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, उसको रोकने के लिए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए रिंकू शर्मा हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकू, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद में जो AQI का लेवल है, जो AQI का लेवल है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ये 400 के ऊपर बना हुआ है। एक बड़ी चिंता का विषय, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर? जी बता दें, इस समय फरीदाबाद का जो पॉल्यूशन है वो काफी बढ़ चुका है और जो AQI लेवल की अगर बात करें तो AQI लेवल 469 के करीब पहुंच चुका है। वहीं जो लोग हैं वो इसमें सावधानी नहीं बरत रहे। कहीं कि कंस्ट्रक्शन का जहां काम चल रहा है वहां भी लोग धड़ल्ले से सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं नगर निगम द्वारा भी कुछ ऐसा कार्य देखने को नहीं मिला है धरातल पर, या कहीं कि आज कुछ कमी ऐसी महसूस दिखी कि जगह जगह लोगों ने कूड़े के ढेर में आग लगा था। वहीं नगर निगम के सामने पड़े कूड़े के ढेर में भी लोगों ने आग लगा रखी थी। ऐसे में नगर निगम द्वारा भी कुछ कार्य किया नहीं गया अभी तक फिलहाल। जी, यानी रिंकू आप ये कह रहे हैं कि जो धरातल पर काम दिखना चाहिए था प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर AQI लेवल 400 के ऊपर है इसका मतलब ये हुआ कि गंभीर श्रेणी इसको माना जा सकता है, इसको कहा जाता है। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और ये 400 के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में अगर लापरवाही की जाएगी तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जान पर बन आ सकती है, लोगों की जान मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा है, लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाए और किस तरीके से वो कदम उठाए जाने चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता रिंकू यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि कहीं कूड़े के ढेर में आग लगा दी जा रही है, कहीं जो है फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, कहीं सड़कों पर धूल उड़ रही है, यानी कि अभी भी यहाँ पर जो एहतियात बरता जाना चाहिए प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए वो अभी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। रिंकू, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये फरीदाबाद की हम बात कर रहे थे। बार बार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से फरीदाबाद में AQI का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है, 400 के ऊपर बना हुआ है और इसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जो एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए वो भी नहीं उठाए जा रहे हैं और इसी वजह से लोगों को और ज्यादा चिंताएं हो रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन में सिख मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल भी देखने को मिली है। पिछले एक साल से बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक पर सिख मुस्लिम संगठनों का लंगर चल रहा है। सिख मुस्लिम संगठनों का कहना है कि किसानों के हित के लिए संगठन संघर्ष कर रहा है। संसद में कानून रद्द करने का प्रस्ताव पारित हो, किसानों के लौटने पर ही वापस सिख मुस्लिम संगठन जाएगा। तो ये बहादुरगढ़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सिख मुस्लिम जो संगठन है वो एकता का मिसाल बना है और बताया जा रहा है कि सिख मुस्लिम संगठन यहां लंगर चला रहा है। पिछले एक साल से लगातार ये लंगर चल रहा है और इस संगठन का ये कहना है कि जब तक किसान अपने घर वापस नहीं लौटेंगे तब तक वो अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इसी तरीके से ये लंगर चलता रहेगा, यानी कि सिख और मुस्लिम समुदाय की यहां पर एक गठजोड़ और दोनों ने मिलकर ये लंगर चलाया है। एक दोनों के बीच में जबरदस्त एक गठजोड़ यहां पर देखने को मिल रहा है। इनका यह कहना है कि जब तक सभी किसान अपने घर वापस नहीं लौटेंगे तब तक वो अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। जिंदाबाद, फिर दोबारा आवा मैं जो देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब, सानू वोट है पे पावे लखा ने। तो किसान आंदोलन में सिख मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल देखने को मिली है। पिछले एक साल से बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक पर ये सिख मुस्लिम संगठन का लंगर चल रहा है। सिख मुस्लिम संगठन का कहना है कि किसानों के हित के लिए ये संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा। और अब खबर फरीदाबाद से है जहां लगभग 2 साल के बाद आयोजित होने वाले, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
जिसे 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार मेले में ब्रिटेन जहां पार्टनर कंट्री होगा, वहीं 21 साल के बाद जम्मू कश्मीर मेले का थीम स्टेट होगा। फिलहाल 23 देशों ने भाग लेने के लिए संपर्क किया है और विदेश मंत्रालय से पुष्टि होने के बाद इनकी भागीदारी पर मुहर भी लग जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी के अनुसार इस बार का मेला पिछले मेलों के मुकाबले और भी बेहतर होगा। देखिए, हमारी तैयारियां अभी हमने तैयारियों को ग्राउंड पे रिव्यू किया है और हम बिल्कुल राइट पेस मेंटेन किए हुए हैं और सभी तैयारियों को 15 जनवरी तक हम पूरी कर लेंगे और 4 फरवरी से जब मेला लगेगा तो इसका स्वरूप इस बार पिछले वर्षों से और बेहतर हो, उस पर हम पुरजोर कार्य करेंगे। सोनीपत के गांव पीपली खेड़ा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। किसान का शव गांव के ही एक खेत में पड़ा मिला। वारदात स्थल पर किसान की मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली। मृतक के गले पर जर्सी बंधी हुई थी, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि किसान की हत्या जर्सी से गला घोट कर की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ना मिली थी कि पीपली खेड़ा गांव के खेतों में डेड बॉडी पड़ी है, तो मौके पहुंचे तो फिलहाल प्राइमरी फेस तो यही है कि इसका गला घोट के हत्या की है किसी। क्या नाम है सर मृतक का, कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम है सोमवीर सनोफ राजमल, पीपली खेड़ा गांव का रहने वाला है। तो परिजनों की तरफ से क्या शिकायत मिली है, क्या उनका कहना है? परिजन शिकायत दे रहे हैं, फैसिलिटी में आ गई है, अभी देने के बाद आपको पूरी बात देंगे। खेड़ा है। अरे कल पिताजी 25 तारीख को सुबह 11 बजे निकले थे खाद लेने के लिए, 50,000 रुपये थे जेब में। अरे आज सुबह देखा तो खेत के पास में हमारे उनकी मुँह पड़ी पाई, उसके साथ में छीना जुट्टी वगैरह कर रखी है। 2-4 कितने आदमी थे वो पुलिस वगैरह पता करेगी कितने क्या। ये सोनीपत का मामला है जहां पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के गले पर बताया जा रहा है कि जर्सी बंधी हुई थी और इसलिए आशंका ये जाहिर की जा रही है कि गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस उसके बाद ही कुछ कह पाने की स्थिति में होगी, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि एक किसान का शव मिला है और शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फरीदाबाद की 16वीं हरियाणा सॉफ्टबॉल सीनियर स्टेट प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो कैमरी हिसार में यह आयोजित की गई, जिसमें पुरुष वर्ग में फरीदाबाद टीम ने रजत पदक हासिल किया। टीम के कोच नवीन कौशिक और पारस गौड़ ने बताया है कि जीत टीम की लगातार मेहनत और लगन का परिणाम है। ब्रिगेडियर चंदन सिंह अकादमी के योगेश चहल, बॉबी गौड़, सागर डागर, पारस गौड़, मोहन, दीपक सिंह टीम के खिलाड़ी रहे। वहीं पुरुष वर्ग में फरीदाबाद टीम ने रजत पदक हासिल किया है। टीम के कोच नवीन कौशिक और पारस गौड़ ने बताया है कि यह जीत टीम की लगातार मेहनत और लगन का ही परिणाम है। मौजूद है पृथला विधानसभा के पनहेड़ा खुर्द गांव में, जहां पर हरियाणा सॉफ्टबॉल स्टेट प्रतियोगिता में जो टीम है वो मेडल लेके आई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज पारस गौड़ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का उनका सफर रहा है और इस मेहनत में, इनकी मेहनत के साथ में किन किन लोगों का साथ रहा है। पारस जी, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पारस जी, बात करेंगे आपके सफर की, जो इस मुकाम तक स्टेट लेवल तक आप पहुंचे हैं। किस तरह का संघर्ष और मेहनत आपकी रही है? संघर्ष तो बहुत रहते हैं क्योंकि नया गेम है, इंडिया में से अभी कोई जानता नहीं है। बाकी वैसे ओलंपिक में है और एशियन गेम्स में है। अभी हमारी टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। बाकी हमारी मेहनत इस तरह से है भाई, हमने शुरुआत करी थी गांव में बच्चों को इकट्ठा करने की, फिर वहां से हमने आगे आगे टीम बनाई है। धीरे धीरे उसमें से कुछ बच्चे छांटे जा रहे हैं आगे। अब हम स्टेट पे जाते हैं, नेशनल खेल, मैं कई बार नेशनल खेल के आ चुका हूँ। एक बार बेसबॉल में इंटरनेशनल मलेशिया गया हुआ था मैं, तो वहां पे हमने देखा कि भाई उनके और हमारे गेम में बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पे बच्चों को खिलाया जाता है, छोटे बच्चों को। हमारे यहाँ पे लगभग हम एजड खेलते हैं, लगभग 18 साल से 19 साल से।
वहां 4 साल से बच्चे होते हैं ना, जो 4 साल से तैयारी करवाई जाती है। तो हमारा सरकार से ये मानना है कि भाई सरकार भी इस गेम में साथ दे, क्योंकि नया खेल है भारत में। क्रिकेट को छोड़ के और भी खेल हैं, सरकार केवल क्रिकेट पे ध्यान देती है। अगर क्रिकेट की जगह इस पे भी ध्यान दे तो जरूरी नहीं है कि भाई ओलंपिक में ही मेडल आए, हम एशियन में भी मेडल ला सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी हैं और नेशनल्स भी हैं, सारे गेम्स में है। अच्छा, अब की बार आपकी टीम रजत पदक लेकर आई है, उम्मीद है हमें कि आप गोल्ड तक जाके रुकें, और कितनी मेहनत आगे बढ़ने वाली है आपकी? मेहनत अब लगातार आगे हो रही है। अभी हमारे गांव का ग्राउंड है वो बहुत खराब हो रहा है जी, इस वजह से प्रैक्टिस ना होने के कारण सिल्वर पदक से हम संतोष करना पड़ा। अगर आगे हमारे ग्राम पंचायत और आगे सरकार साथ देती है तो हम निश्चित ही गोल्ड ही लेकर आएंगे। और इसके साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।